हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेईई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके लिए फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, और उसका शेप अगर रेगुलर ना होता है, इर्रेगुलर शेप का अगर कंडक्टर होता है, इन दैट केस फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग प्लेनर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई प्लेनर लूप रखा है तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, उसका एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे हम लोग। एनर्जी ऑफ डाइपोल लिखना सीखेंगे, जैसे वहां पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखते थे। यहां पर वर्क डन इन रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वहां रोटेट कराते थे वैसे यहां पर भी रोटेट कराएंगे, देखेंगे कितना निकल के आता है वर्क डन। साथ में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इसको समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने देखा था कि दो पॉजिटिव एक निगेटिव दो अपोजिट चार्जेस होते थे, उनको स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते थे, वहां पर डाइपोल बनता था। यहां पर डाइपोल बार मैग्नेट के सिमिलर रहता है। तो बार मैग्नेट में जानते हैं क्या होता है, अगर हम यहां पर ये बार मैग्नेट कंसीडर कर रहे हैं, ये बार मैग्नेट है, ये कोई बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ये बात क्लास 10 से जानते होंगे। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती, साउथ पोल पर एंटर करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन सबके बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें फोर्स से रिलेटेड है तो हम मैग्नेटिक फोर्स पहले पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, यहां पर ये बार मैग्नेट है, इसमें फील्ड लाइंस निकल रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। ये क्लास 10th में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। डेफिनेशन यही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये जैसा फील्ड बन रहा हो, जैसा पैटर्न बन रहा, सिमिलर पैटर्न बनता है अगर करंट कैरिंग कोई लूप होता है तो उसमें भी ऐसा होता है। तो अगर करंट कैरिंग लूप होता है, इसके बारे में यहां पर कुछ पॉइंट्स, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, कुछ इस तरह से रखा गया, ऐसे ये ऐसा रखा गया, ये ऐसा रखा गया करंट कैरिंग लूप, ये कुछ इस तरह से है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। और कैसे निकलती है वो देखो, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, इसको इस तरह से रखा गया है प्लेन के अंदर, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए डायरेक्शन, तो यहां से देखो बी की जो डायरेक्शन लिखी जाती है किसी क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड लूप में वो कैसे लिखी जाती, तो बी की डायरेक्शन क्लोज्ड लूप में लिखते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल याद आया होगा, फोर्स में भी हम लोगों ने इसे पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल। अब ये रूल क्या होता है यहां पर, तो ये रूल होता है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप दिया गया है, क्लोज लूप दिया गया है, तो लूप की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल करो, अपने जितने भी फिंगर्स हैं उनको कर्ल करो, थंब जिधर जाएगा वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां से देखो, अगर इधर से इधर की तरफ करंट फ्लो कर रही, ये डायरेक्शन है, ऊपर से देखने पर कैसा पता चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में अगर हम उंगलियों को अपने कर्ल करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहां पर भी तो सिमिलर, यहां से फील्ड लाइंस किधर की तरफ निकलेंगी, तो ऊपर की तरफ अगर जा रहा होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही, देखो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी, इधर से जाएंगी, वापस यहां पर आएंगी, कुछ ऐसा होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकलेंगी, यहां पर ये ऐसा होगा, फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी कुछ इस तरह से और वापस इधर आएंगी। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही, बिल्कुल बना रही हैं। तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सिमिलर नहीं हो गया। तो कोई करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप किसके सिमिलर होता है, ये बार मैग्नेट के सिमिलर होता है, बार मैग्नेट के सिमिलर होता है। इसीलिए जो बार मैग्नेट का फील्ड बनता है और करंट कैरिंग लूप का फील्ड बनता है वो दोनों का पैटर्न सिमिलर रहता है, इसलिए इन दोनों को हम कंपेयर करवा सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यही यूज करते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमें परमानेंट फील्ड नहीं चाहिए होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें फील्ड चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद फील्ड नहीं चाहिए, तो हम परमानेंट लगा करके अगर फील्ड बनाते हैं, उसमें अगर हम किसी पर्टिकुलर मशीन को डिजाइन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए परमानेंट मैग्नेट की जगह पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं, मतलब जब तक उसके अंदर करंट फ्लो करेगी तब तक वहां पर मैग्नेटिज्म रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसके बाद जैसे करंट बंद हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, यहां पर जो बी बना है, बी वो किसकी वजह से बना है, ड्यू टू
ड्यू टू करंट, ये करंट की वजह से बना है। तो अगर ये करंट की वजह से बना है तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बना है और ये मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से बना है। जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म डिस्कस किया था, वहां भी डिस्कस किया था, बार मैग्नेट पहले देखे गए थे। मैग्नीशिया में छोटे छोटे स्टोन थे जो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, तो उनका बिहेवियर ऐसा है। लेकिन कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो उस केस में इसका भी बिहेवियर बिल्कुल सेम निकल के आता है। तो यहां से देखो, यहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो अगर इधर से फील्ड लाइंस निकलेंगी तो इस वाले को अगर हम इससे कंपेयर करवा रहे हैं तो इधर क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ पोल लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, साउथ पोल लिख सकते हैं। तो इस फिगर को रिप्लेस किया जा सकता है ना इस फिगर के साथ, ऑफ कोर्स रिप्लेस कर सकते हो। देखो यहां पर n बन जाएगा, यहां पर s बन जाएगा, फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। देखो रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो कोई बार मैग्नेट अगर दिया गया होता है तो उस केस में जो क्लोज लूप होता है उसमें करंट फ्लो करती, तो उसका जो फील्ड बनता है बिल्कुल सिमिलर रहता है। तो किसी हम बार मैग्नेट की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज कर सकते हैं। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसको डिफाइन किया जाता है, डेफिनेशन पढ़ो। जैसे वहां पर डिफाइन करते थे P इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2L लिखा जाता था या 2QL लिखते थे, वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, तो वही डिफाइन किया जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ फ्लैट current loop is defined as the product of current I and area enclosed by it। और एरिया ये कैसा होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन में जो एरिया लिया जाता है उसका और करंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देता है हमें। इसको यहां एक फिगर से समझते हैं, डायरेक्शन भी पता चलेगी। तो यहां पर एक फिगर लिया गया है जिसमें इधर से करंट फ्लो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट है इसके अंदर, इस लूप के अंदर। इसकी डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते हैं, जब भी कभी इसकी डायरेक्शन बतानी हो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। देखो बनाया भी है कि राइट हैंड थंब रूल लगाना कैसे है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड, और उसको करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है उंगलियों को। तो राइट हैंड लो और फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगी तो हमारा थंब कहां पॉइंट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो हमारा फोर्स अगर अपवर्ड मतलब हमारा थंब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो उस केस में यहां से निकल के आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऊपर की डायरेक्शन में होंगी। इसका मतलब है बी वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो इस बी वेक्टर की डायरेक्शन में यहां पर एरिया वेक्टर लिया जाता है ए वेक्टर, ठीक है। और इसमें करंट आई फ्लो करती है, तो यहां पर डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको लिखा जाता है कैपिटल एम से और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। और ये होता क्या है, तो अभी देखा, इसकी डिफिनेशन लिखी जाती है I इंटू ए, एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू में ए वेक्टर लिखा जाता है। यूनिट क्या निकल के आएगी यहां से, देखो इसकी, तो इसकी यूनिट भी लिख दो। यहां से यूनिट निकल के आ जाएगी एम्पियर मीटर आ जाएगा। डायमेंशन क्या निकल के आएगी वो भी लिख दो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, तो डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा A और यहां बन जाएगा 2L2, तो बन जाएगा L2A बनेगा ये। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन हो गई, यहां पर ये इसकी यूनिट हो गई और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो कोई बार मैग्नेट बिल्कुल सिमिलर होता है किसी करंट कैरिंग लूप के, या करंट कैरिंग लूप खुद बार मैग्नेट के सिमिलर होता है। दोनों का फील्ड एक जैसा बनता है। और जब भी कभी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं बी की डायरेक्शन में ए, तो इसी की डायरेक्शन में होता है। इसी डायरेक्शन में क्या निकल के आता है, यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो एरिया वेक्टर along B वेक्टर एंड, यहां पर हाँ बी वेक्टर लिखा जाता है ना, तो along अगर बी वेक्टर लिखते हैं तो यही डायरेक्शन तो हो जाएगी। देखो करंट की तो कोई डायरेक्शन है, करंट मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी एम की। तो ए की डायरेक्शन अपवर्ड साइड में, इसका मतलब क्या होगा, एम वेक्टर भी अपवर्ड साइड में आएगा। अब जो लिखा उसे पढ़ लो। पहला पॉइंट क्या करना, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट अराउंड द लूप। जिधर जो भी लूप दिया गया हो उसमें करंट की डायरेक्शन में अपनी जो फिंगर्स है उनको कर्ल करना है। योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड एम।
ए या एम की डायरेक्शन में हमारा जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा। ये होती है इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका। फिर से देखो यहां वापस आओ, जब भी कभी हम बात कर रहे होंगे डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, तो जब भी कभी कोई क्लोज लूप कंसीडर किया जाता है जिसमें करंट फ्लो कर रही होती है, तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो थंब जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसी डायरेक्शन में निकल के आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये सिमिलर होता है किसी बार मैग्नेट के। तो याद रखना, बार मैग्नेट जो होते हैं वो परमानेंट मैग्नेटिज्म के लिए यूज किए जाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमें किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर अगर फील्ड चाहिए और उसके बाद नहीं चाहिए तो उसके लिए इनको यूज किया जाता है। तो कोई हैवी मशीन अगर डिजाइन की जाएगी, आगे देखेंगे हम लोग मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, तो जब भी कभी कोई हैवी मशीन बनाई जाती है उस केस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन। यहां पर फार्मूला कैसे लिखा जाएगा ये भी है। अगर बात किया जाए एफ कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स in the loop then magnetic dipole मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू, जब भी कभी कोई यहां पर लूप दिया गया, इस लूप में कोई सिंगल टर्न है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो उस केस में क्या लिखा जाता है, n i a वेक्टर लिखा जाएगा। ध्यान रखना, तो n से मल्टीप्लाई करा लिया करेंगे। एक का ये होता है तो n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे तो n से मल्टीप्लाई करा लेंगे। बिल्कुल सिमिलर है, याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि कब कब हम इसको यूज कर सकते हैं और की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का। तो पहला यहां पर डिस्कशन है हमारा कि अगर कोई लूप दिया गया हो वो प्लेनर ना हो। देखो प्लेनर होगा तो ठीक है, एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर वो प्लेनर नहीं होगा तो एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शन आएंगी। और जब भी कभी ऐसा हो तो नॉन प्लेनर लूप को दो अलग अलग प्लेनर लूप में बना लेना है, और उस केस में क्या करना, उनका अलग अलग डाइपोल मोमेंट निकालो और ये वेक्टर क्वांटिटी है ही उनको ऐड कर लो वेक्टोरियली। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक ये पॉइंट है A, यहां पर पॉइंट दिया गया है B, यहां C है, यहां पर D है, यहां पर E है और यहां पर F दिया गया है। इसमें करंट I फ्लो कर रही है हर जगह, करंट I फ्लो कर रही है हर जगह पर। ठीक है, लेकिन इस फिगर को देखकर ये अंदाजा लग रहा होगा कि करंट इधर से जा रही, ये वाला जो प्लेन है ये तो इस तरह से प्लेन है, सही है ना, और जो ये वाला निकल के आ रहा वो इस तरह से है। मतलब कि दो अलग अलग प्लेन 90 डिग्री पर हैं, एक ऊपर के साइड, एक आप लोगों के साइड इसका फेस आ रहा, तो दो ऐसे हैं, इस तरह से दिखेंगे, ये ऐसे बनाए गए हैं। तो अगर इनके दोनों के अलग अलग निकल के आ रहे हैं प्लेन, तो इनके प्लेन जब अलग अलग निकल के आए तो उसका की कॉन्सेप्ट सुनो क्या है, जो भी उनके बीच में कोई लाइन होगी जो उनको अलग अलग प्लेन में डिवाइड कर रही हो, क्या करना, उस लाइन को हटाना। जब है जैसे हटा रहे हैं ना, ऐसे हटा देना लाइन को। लाइन को हटाने के बाद सुनो, ये लाइन को हटा दिया, अब लाइन को हटाने के बाद दो लाइनें वहां खींच लेना, दो लाइनें यहां खींच देना। एक लाइन ऐसे खींच दो, सिंपल ऐसे लाइनें खींच दो। एक लाइन ऐसे खींच देते हैं इधर और दूसरी लाइन खींच देते हैं इधर, और इनको अलग अलग डिवाइड भी कर देना, इनको अलग अलग डिवाइड भी कर देना और इनकी लाइनें ड्रॉ कर देना। डिवाइड कर दिया, देखो। अब डिवाइड करने के बाद इनको मिला दो, और जो लाइन अभी हम बना रहे हैं ना, ये लाइन देखो, ये तो थी तो है नहीं ना, इसमें कोई करंट थी। तो किसी ब्रांच में नेट करंट अगर देखें, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, इतना आइडिया तो हो ही गया। किसी ब्रांच में अगर नेट करंट 0 दिखाना है और करंट भी मेजर करनी है, तो इसका मतलब क्या है, अपवर्ड। अगर मान लेते हैं ये कोई वायर है, इसमें हमें करंट देखनी भी है और करंट हो भी ना, तो ऐसा काम करते हैं ना कि अगर इसको दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया जाए, एक तरफ की करंट राइट साइड में मान लो, एक तरफ की करंट लेफ्ट साइड में मान लो, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है, इन दैट केस इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, होगा ना ऐसा। तो वही सिमिलर है, यहां पर क्या करना है, अब एज्यूम करना है क्या कि करंट फ्लो कर रही, ये इधर से करंट गई, इधर से आई
और इधर चली गई ये करंट आई। ठीक है, तो इसमें देखो यहां से यहां करंट जा रही थी, और अगर इस वाले लूप में देखा जाए तो करंट की ये डायरेक्शन हमें लेनी होगी, तो करंट की ये डायरेक्शन ले लिया। अब ओवरऑल इस ब्रांच में देखो नेट करंट अभी भी 0 है ना, लेकिन हमारे पास दो अलग अलग लूप बन गए हैं। तो दो अलग अलग लूप बन गए हैं, तो लिख लो यहां से क्या बनने वाला है। अगर हम यहां से लिखते हैं पहले इस वाले लूप का डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर लिखते हैं लूप, किस लूप का लिख रहे हैं, तो पहले लूप का लिखो ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, जहां से गए वहीं तो आएंगे, तभी लूप कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा था। तो अगर इसका लिखा जाएगा तो क्या होगा, ये एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, ये वाई है और ये जेड डायरेक्शन है। तो यहां पर लिखेंगे एम, ये बन जाएगा 1 मान लेते हैं, तो M1 वेक्टर इज इक्वल टू करंट है आई, है ना, करंट आई। नंबर ऑफ टर्न्स की कोई बात नहीं की गई, तो एन से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, एरिया लिखना है। तो अगर मान लेते हैं इसका जो एज है वो ए दे रखा है, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्यूब है कोई, परफेक्ट क्यूब, ए स्क्वायर बनेगा। इसका किधर निकल के आएगा वो बताओ। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालना हम लोगों ने यहां सीखा। यहां क्या करना है, कर्ल करना है किधर की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अपने थंब को कर्ल करो, मतलब फिंगर्स को। तो कर्ल करेंगे तो देखो ये प्लेन है, इसमें इस तरह से कर्ल करेंगे, इस तरह से। तो थंब कहां जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो y अगर ऊपर की तरफ तो -y नीचे की तरफ बन जाएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगी। इसी तरह से दूसरे लूप में देखो, तो दूसरा लूप हो जाएगा हमारे पास, ये मान लेते हैं ये a डैश हो गया, इसको तोड़ लिया तो ये b डैश हो गया। तो यहां पर लिख देते हैं M2 ये किसका होगा, लूप a डैश b डैश e f, यहां पर a डैश, इसका क्या बन जाएगा, तो M2 वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो इसमें करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इसमें तो देख पा रहे होंगे ना, ऐसे करो अंदर की तरफ जाएगा, इस तरह से करो अंदर की तरफ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस, यहां पर करंट तो आई है ही, यहां पर लिखा जाएगा ए स्क्वायर, और अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या आएगी, के कैप निकल के आएगी। होगा ऐसा, और अगर ऐसा होगा तो यहां से निकाल लो एम क्या आएगा, एम वेक्टर नेट जो निकल के आएगा वो क्या होगा, M1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर बन जाएगा। M1 क्या होगा, तो M1 और M2 को यहां से कॉमन ले लो एक साथ पूरा, तो ये बन जाएगा माइनस ये I और A स्क्वायर चले जाएंगे बाहर, I A स्क्वायर चले गए बाहर, तो यहां बन जाएगा J कैप प्लस K कैप बन जाएगा। ये हमारे पास M नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आ जाएगा इस लूप का। तो जब भी कभी कोई लूप दिया गया हो, पहला की पॉइंट है, नोट पॉइंट फर्स्ट है, ये नोट पॉइंट फर्स्ट क्या है कि अगर कोई लूप दिया गया हो, उसका डाइपोल मोमेंट निकालना हो, वो प्लेनर नहीं होता है, तो इन दैट केस क्या करो, कोई ऐसी लाइन जो दो से दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दे, इवन 3 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम उसे ब्रेक करेंगे और जिस ब्रांच में कोई करंट नहीं है उस ब्रांच में अपोजिट करंट एज्यूम करेंगे, ऐसा मानेंगे, और उस केस में दोनों अलग अलग जितने भी डाइपोल बन रहे होंगे उनका डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे और उसके बाद उनको विक्टोरियली ऐड कर लेंगे और रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी हमें। यहां पर क्वेश्चन ये दिया गया है, देखो यहां पर क्वेश्चन बना देते हैं, इसे दिया नहीं गया है, वही सेम क्वेश्चन है, ये इधर से इधर करंट फ्लो कर रही है, इधर से इधर करंट फ्लो कर रही है। इसमें हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज यहां पर देखो, इसको यहां से हटाए देते हैं, यहां से देखो, अब की बार ऐसा कुछ बना हुआ है, ये लाइन यहां से गई है ऐसे, ठीक है, दूसरी लाइन क्या गई है, कुछ इस तरह से गई है, ठीक है, और यहां पर जो बन रहा था ये डॉटेड वाली लाइन पहले बना दो, ये होमवर्क रहेगा, आप लोगों को खुद ट्राई करना है। ये देखो ऐसा कुछ बना हुआ है, और इधर लाइन जो ड्रॉ की गई है वो कुछ इस तरह की है, यहां पर इसे हम इस तरह से बना देते हैं, ये ऐसा बन गया,
ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन गया। ठीक है, दिख रहा होगा। इसका लूप देखो थोड़ा अजीब टाइप का है। कैसा है ये? यहां से देखो हम लोग गए, यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां पहुंचे, है ऐसा, फिर यहां से चले, यहां से यहां पहुंचे। ठीक है, अब यहां से यहां चले, ऐसा कुछ, और यहां से यहां चले। ठीक है, ऐसा होगा। और उसके बाद फाइनली ये ऊपर का हो गया, ये इधर का लूप हो गया। और अगर एक चाहे बनाना हम तो इधर की साइड बना सकते हैं। यहां पर देखो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, यहां की जो लाइन है, इसे थोड़ा सही कर देते हैं। ये ऐसा कुछ है यहां पर, और इधर बना था डॉटेड, ये ऐसा कुछ। ठीक है, ये डॉटेड बना हुआ था ऐसा कुछ। तो अब की बार जो लूप बन रहा है, लूप ऊपर वाला एक कंप्लीट हो गया, एक बगल वाला कंप्लीट हो गया, एक और बना लो। कैसा? तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखो समझ आएगा अभी। फिर वापसी देखो, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा, और ये ऐसा बन जाएगा। फिगर समझ आया? फिगर ऐसा है। यहां पर अगर x डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हो, ये y है और ये z दिया गया है, तो उस केस में क्या है? एज लेंथ अभी भी a है। ठीक है, करंट I फ्लो कर रही है, करंट I फ्लो कर रही है, डायरेक्शन है I इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, यहां पर I है, उसके बाद में इधर ये यहां पर ये जो डॉटेड लाइन, हाँ ठीक है, ये ये A दिया था, करंट इधर जा रही थी, वापस से करंट इसमें I इधर की तरफ जाएगी। तो बना कुछ इस तरह से, समझो इसे। यहां पर ये लाइन अगर ना बनाना चाहो तो ना बनाओ, ये देखो ये लाइन है, अगर इसे नहीं बनाना तो मत बनाओ, क्योंकि उसे बनाओगे तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, यहां पर एक लूप ऐसे बना है, समझते जाना, एक लूप ऐसे बना है, एक लूप ऐसे बना, एक लूप नीचे की तरफ बना है। तो यहां पर ये बताना है फाइंड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा वो बताना है। समझ में आया होगा? एक यहां पर लूप बना है, या ऐसे कह लो कुछ इस तरह का, एक लूप ऐसा है, दूसरा लूप इस तरह से बना है, तीसरा इसके नीचे बना है, सही है, उस तरह का ये लूप बना। इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा ये खुद कैलकुलेट करना, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, यहां कुछ नहीं, यहां पर ब्रांच जो बनी हुई है, इस ब्रांच में कुछ नहीं, ये रोक रहा है प्लेनर होने से, तो इसमें 2 करंट मान लेना, ये रोक रहा होगा, 2 करंट मान लेना, उसके बाद सॉल्व कर देना, आंसर निकल आएगा। आगे यहां पर बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, कि अगर कोई रिंग है और वो रोटेट कर रही है अपने एक्सेस के अबाउट, तो अगर ये रोटेट कर रही विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहां पर जो इसके ऊपर चार्ज दिया गया है, दैट इज क्यू, चार्ज क्यों दिया गया है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो यहां पर जो करंट बनती थी, याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में नोट पॉइंट जब डिस्कस कर रहे तो बताया था, I इज इक्वल टू जनरली हम लिखते हैं Q डिवाइडेड बाई में T, यही तो लिखते हैं, और हम जानते हैं Q इज इक्वल टू T, 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो यहां से I जो बनेगा वो क्या निकल के आएगा? Q ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई बनेगा। ये करंट बनेगी, याद होगा कैसे निकालते थे वहां, तो करंट की वैल्यू आ गई। अब अगला काम क्या करना है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू लिखा जाता है I इंटू ए क्या लिखा जाएगा? तो अगर रेडियस इसकी R ले ली जाए तो I इंटू में A लिखेंगे तो यहां से लिखा जाएगा पाई R स्क्वायर बन जाएगा, सही है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इस तरह से। और अगर इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं तो उस केस में यहां पर एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा लिखा जाता है। तो L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा लिखेंगे तो I इसका क्या होता है? डिस्क का I क्या होता है? mr स्क्वायर इंटू ओमेगा यहां पर लिख देंगे, ये L निकल के आ जाएगा। और अगर हम इनको यहां से L निकल आए, ये M निकल आया, I की वैल्यू यहां पर पुट करो तो क्यों यहां बन जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई बन जाएगा, ठीक है, ये I हो गया, और ये बन जाएगा पाई R स्क्वायर। तो ये देखो M बन गया, ये L बन गया, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा लिखा जाता है। तो अब इसे सॉल्व कर दो, क्या बनेगा?
यहां से रिजल्ट आ जाएंगे, ये रिजल्ट्स मिलेंगे यहां से कुछ इस तरह के, M/L लिखते हैं। तो M निकालेंगे कितना आएगा, तो M निकल के आया है Q ओमेगा पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, इनटू L लिखना है तो L क्या निकल के आया है, तो ये निकल के आया है 1 डिवाइडेड बाई में mr स्क्वायर इनटू में क्या लिखेंगे ओमेगा। इसी को सॉल्व कर लो, कैपिटल M डिवाइडेड बाई में L बन जाएगा। यहां पर M लिखा गया, इसका मास है, M क्या है, मास है, स्मॉल m मास है, कैपिटल M डाइपोल मोमेंट है। तो कैपिटल M/L निकालेंगे, यहां से क्या बन जाएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल करवा दो, r स्क्वायर से r स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई में 2m बन जाएगा। ये रिजल्ट सबके लिए क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए रिजल्ट सेम निकल के आता है। तो कभी भी कोई अगर रिंग है, कोई डिस्क है, डिस्क होगी तो डिस्क का यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देना। अगर कोई सॉलिड स्फीयर होगा इवन, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। अगर कोई स्फेरिकल सेल होगा तो इन दैट केस 2/3 mr स्क्वायर होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे, यहां पर वैल्यू रख देना, लेकिन सबके लिए M/L Q/2m के बराबर निकल के आएगा, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। बस ये बताना था कि ये फार्मूला इजी है निकालना, लेकिन इसे याद भी रखना उतना इजी है कि कोई अगर शेप दिया जाए, उस शेप के बारे में हमें ज्यादा ना पता हो, तो उस केस में ये तो पता है कि M/L का जो रेशियो आएगा वो Q/2m के बराबर आएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग प्लेनर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया होता है, अगर उसमें कोई करंट कैरिंग लूप है, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना काम करता है, ये एक्सप्रेशन हम लोगों को डिराइव करना है। तो यहां पर एक फिगर कंसीडर किया गया है, क्या है फिगर, यहां पर एक परमानेंट मैग्नेट लिया गया है, एन पोल साउथ पोल लगाए गए हैं यहां पर परमानेंट मैग्नेट से, और साथ में यहां पर ये देखो एक लूप है, PQRS एक लूप है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, ये I है करंट, ये करंट इसके अंदर कितनी है, I करंट फ्लो कर रही है, ये करंट I है। तो अगर ये I करंट फ्लो करेगी तो उस केस में क्या होगा, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया था, F वेक्टर इज इक्वल टू I, यहां पर लिखते थे क्या, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखा जाता था। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आया था, याद हो तो अगर ये फार्मूला लगेगा, इसका मतलब है इनकी हर एक साइड पर फोर्स लगेगा। तो कौन कौन सी साइड पर किधर फोर्स लगेगा वो देखते हैं एक करके। तो सपोज ये हमारे पास एक लूप दिया गया है, ऐसा ये कोई लूप दिया गया है, ये PQRS दिया गया है। इस लूप को इस तरह से पहले रखा गया है, मतलब फील्ड है राइट साइड में और इसका जो प्लेन है वो भी उसी के साथ है, ठीक है। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में कौन सी साइड पर कितना फोर्स लगेगा, इसको एज्यूम करो। इसमें करंट कहां है, राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट की तरफ करंट फ्लो करेगी। मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस केस में क्या होगा, 180 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स लग रहा होगा यहां पर, ये जो फोर्स लगेगा F, ये F जो लगेगा, इनको मान लेते हैं कि ये हमारे पास F1 दे रखा है, ये F2 दे रखा है, ये F3 दे रखा है और ये F4 दे रखा है, ठीक है। अब इन पर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वाले के ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा इन दोनों साइड के ऊपर, ये था एंटी पैरेलल, ये पैरेलल आ जाएगा क्योंकि इसमें करंट इधर, DL भी इधर, मतलब DL इधर आएगा, फील्ड भी उधर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, साइन 180 डिग्री जीरो होता है। अब यहां देखो इस वाले किनारे वाली साइड को देखो, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। B कहां है, राइट साइड में, करंट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, थंब कहां जा रहा है, आप लोगों की तरफ। इसका मतलब ये फोर्स जो लगेगा आउट साइड लगेगा, आउट होगा। और यहां पर जो F2 लगेगा, ऑफ कोर्स करंट अंदर ऊपर की तरफ जा रही, तो ये कहां लगेगा, अंदर की साइड, ये इन होगा, ये आउट लगेगा, ये इन की तरफ लगेगा। तो इन दोनों पर तो कोई फोर्स लगा नहीं लगा, इन पर फोर्स लग रहा, तो इन पर फोर्स लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहां पर ये कुछ ऐसी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, मार्कर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसा एज्यूम कर लो। तो क्या होगा कि अगर हम इसे रोटेट कराएंगे थोड़ा, ये क्या करेगा, रोटेट हो जाएगा, ये आप लोगों की तरफ ऐसा रोटेट होगा, ऐसा होगा रोटेट। तो अगर ये रोटेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जैसा था वैसा ही रहेगा।
अब क्या करते हैं, इसका एक व्यू दिखाते हैं आपको जो यहां पर काम का है, जिसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो ये अगर लूप इस तरह से हो जाएगा तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड देखो अभी भी राइट साइड में है। इसका कौन सा व्यू देखना चाहते हैं आप लोग, ये वाला व्यू देखिए, ये वाला व्यू ऐसा दिखेगा। तो यहां पर क्या होगा, इस व्यू को पूरा ठीक ठीक ऐसे बना लेते हैं। बना दो कैसे, यहां पर एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, इसे हटा देते हैं, एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, कर दिया ना। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी राइट साइड में है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखा रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये बी वेक्टर दिखा रहा है। अब वापस आओ, ये हम लोगों ने ऐसा, ये पहले ऐसा था सीधा, उसके बाद ये जब घूमा तो इधर की तरफ हुआ, ये ऐसा आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये ऐसा दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, पी होगा। तो इस पॉइंट को पी लिख देते हैं और इस पॉइंट को क्या लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं सपोज ये क्यू है। ठीक है, सपोज क्या, पी के बाद एस है तो एस लिखो, ये एस लिखा गया है, पी के साथ एस है। बाकी के देखो क्या होंगे, जब ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा, कुछ ऐसा होगा इसके साथ, तो बताओ इस पॉइंट के पीछे ये पॉइंट छिप जाएगा, इस पॉइंट के पीछे ये पॉइंट छिप जाएगा, सिर्फ हमें एक लाइन दिखेगी जो बनाई है हमने। तो अगर ऐसी लाइन दिखेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, वो तो समझ आ रहा है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट है, वो बात तो समझ आ रही होगी। यहां पर कुछ ऐसा पूरा कंप्लीट बना लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। ये ऐसा बन गया और यहां पर इससे हम यहां पर ऐसा बना देते हैं, सपोज ऐसा कुछ बन गया। ठीक, अब क्या करना है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो तो राइट साइड में निकल के आ गया, ये बी हो गया, बी वेक्टर है। यहां पर ये पी मिल गया, ये एस मिल गया, तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट एस है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है। और यहां पर थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल कौन सा एंगल होगा, तो यहां वापस आओ, ये पहले इस तरह से था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, जीरो एंगल बन रहा था। जब ये ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल हमें चाहिए होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल, पहले इसमें करंट बताओ, अब करंट पहले लिख लेते हैं। करंट क्या होगी, पी से मतलब एस से पी की तरफ आएगी, तो एस से पी की तरफ आएगी मतलब ऊपर से नीचे की तरफ करंट इसमें फ्लो कर रही होगी इस डायरेक्शन में, ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। और पी एस की लेंथ कितनी दे रखी है, तो ये अगर हम एल मान लेते हैं कि लेंथ एल है, विड्थ बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब हमारे पास ये ऐसा लूप था, सीधे स्ट्रेट लाइन में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना था, लूप गया घूम, मैग्नेटिक फील्ड जैसा था वैसा ही है, कुछ ऐसा हो गया। तो ये वाला व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा कोई व्यू है कि इधर इस तरह से रखा गया है लूप, मैग्नेटिक फील्ड बना है राइट साइड में। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट साइड में बना होगा तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो ये देखो, अगर हम इसको डॉटेड कर देते हैं ऐसा कुछ, यहां पर ये डॉटेड कर देते हैं ऐसा कुछ, तो ऐसा है। इस पर देखो फोर्स कहां लग रहा था, शुरुआत में जब ऐसा था तो इस वाली लाइन पर फोर्स आपकी तरफ लग रहा था। तो अगर ये आप लोगों की तरफ फोर्स लगेगा तो जब ये इधर की तरफ टिल्ट हुआ तो भी इस पर फोर्स कहां लगेगा, इधर ही की तरफ लगेगा। तो जब ये वाला व्यू देखा जाएगा तो इस पर फोर्स कहां आएगा, नीचे की तरफ, इस पर फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। बना दो, इस पर फोर्स आएगा ऊपर की तरफ और इस वाले पर फोर्स निकल के आएगा नीचे की तरफ। चलो ठीक है, ये बात तो समझ आई। ये फोर्स बन जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये फोर्स बन गया, ये हो गया फोर्स। ठीक, अब इस फोर्स को यहां पर एज्यूम करो, कितना लगेगा वो पहले बताओ। तो फोर्स कितना लगता है, IBL sin थीटा लगता है। तो एक बात ये देखो, यहां पर जो करंट है और जो फील्ड है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहने वाला है इन दोनों साइड के लिए जिन पर ये फोर्स लग रहा है। जैसे ऐसा है DL, इसमें करंट कहां जा रही है, नीचे की तरफ, तो इसमें करंट जा रहे हैं नीचे की तरफ, B है राइट साइड में, 190 डिग्री का एंगल बनेगा। जब ये ऐसा हो जाएगा, इस समय पर ऐसा करंट जा रहे नीचे की तरफ, ये जा रहा है इधर की तरफ, ऐसा बनेगा। तो करंट नीचे की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, उस केस में क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स जो निकल के आने वाला है वो बनेगा I, और यहां पर B क्या होगा, तो B तो कैपिटल B है, और लेंथ क्या होगी, L, sin थीटा हो जाएगा 1। यहां पर क्या बनेगा, IBL बन जाएगा। ये फोर्स हो गए। यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा था, तो ये फोर्स था हमारे पास F1,
तो इसे नाम दे देते हैं F1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और ये फोर्स कितना है F2 दिया गया है। सही है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस पर जो भी नेट टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू लिखा जाता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखा जाता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, एफ वेक्टर लिखते हैं, जहां पर याद होगा कि जो भी ये आर लिखा जाता है वो क्या होता है, तो आर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में जिस पॉइंट पर फोर्स काम कर रहा होता है उसके कोऑर्डिनेट का ये पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है। अगर इसको हम ऐसे नहीं लिखना चाहते तो और लगा के लिख लो, और यहां पर अगर हम इसे मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं तो इसे लिख सकते हैं F इंटू में आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर में कैसा बनेगा, तो आर परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जब कभी भी पॉइंट दिया गया हो, पॉइंट ऑफ रोटेशन, और जो भी फोर्स काम कर रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस मिल जाती है तो भी टॉर्क का एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अगला पॉइंट क्या है कि यहां पर किधर लगेगा टॉर्क, किधर कैसा लगेगा वो बताना है। तो ये तो पता चल गया कि ये ऊपर के साइड, ये नीचे के साइड, तो ये इस तरह से रोटेट करेगा तो रोटेशन की वजह से यहां पर कितना बनेगा, यहां देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये कितना एंगल लिखा जाएगा, वो एंगल हम लिखेंगे कि जो लूप का प्लेन होगा वो बी के साथ कितना एंगल बना रहा। तो लूप का प्लेन अगर बी के साथ में कुछ एंगल बना रहा, दैट इज थीटा। अगर यहां पर लिखना चाहें तो लिख लेते हैं कि अगर ये लूप का प्लेन है, कुछ ऐसा होगा लूप का प्लेन। ठीक है, ये लूप का प्लेन हो गया। ये लूप का प्लेन बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखो एक बार चेक करो, ये हटाओ, इसको इससे लिख देते हैं डायरेक्ट। यहां पर ये लूप का प्लेन होगा, परपेंडिकुलर होता है ना प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये थीटा एंगल होगा तो क्या होगा, ये लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा, बनेगा ना 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा बनेगा तो यहां से देखो, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो यहां पर ये थीटा बन जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास कितना निकल के आएगा, थीटा। और अगर ये थीटा निकल के आएगा, ये बी है, तो सामने वाला क्या होगा बताओ, तो लिखा जाएगा बी साइन थीटा। समझ में आया? तो ऐसा बी साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां थीटा क्या है, थीटा यहां लिखना चाहो तो लिख लो, थीटा है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड प्लेन ऑफ लूप। प्लेन ऑफ लूप का प्लेन बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा वो थीटा दिया गया है। तो ये बी साइन थीटा निकल के आया। अब दो फोर्स लग रहे हैं, कपल ऑफ फोर्स काम कर रहे हैं, टॉर्क लिखना इस फार्मूले का यूज करो, एफ आर परपेंडिकुलर, तो एफ तो आईबीएल लिख देंगे, आर परपेंडिकुलर क्या होगा, बी साइन थीटा। अब इधर नए पेज पर सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो F1 बनेगा और F2 बनेगा वो किसके बराबर होगा, IBL के बराबर होगा। और यहां पर जो R परपेंडिकुलर निकल के आने वाला है वो कितना होगा, वो हो जाएगा B साइन थीटा बन जाएगा। तो यहां से बताओ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, तो लिखेंगे R परपेंडिकुलर इंटू F। R परपेंडिकुलर कितना होगा, B साइन थीटा, उल्टा लिख दो, F इंटू में R परपेंडिकुलर, तो F बन जाएगा IBL और यहां पर लिख देंगे B साइन थीटा या साइन फाई, जो भी माना हो लिख सकते हैं, टाउ है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसे लिख देते हैं I, यहां पर लिख देते हैं B, यहां पर L इंटू बी लिख देते हैं एक साइड, और यहां पर साइन थीटा लिख देते हैं। अगर बात करें इसको, देखो इसको यहीं छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो निकल के आया इसको यहीं छोड़ दो। एरिया ऑफ लूप क्या लिखा जाएगा, तो एरिया ऑफ लूप अगर लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा कैपिटल A इज इक्वल टू L इंटू बी ही तो लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हम लोगों ने शेप कैसा माना था, स्क्वायर शेप में तो माना नहीं था, रेक्टेंगुलर था, लेंथ अलग थी, विड्थ अलग थी। तो ये हो गया एरिया ऑफ लूप। और अगर लूप का एरिया इतना लिखा जाएगा तो क्या लिख सकते हैं यहां से, देखो देन टाउ जो लिखा जाएगा वो हम लिखेंगे यहां से IB लिखा जाएगा, और इनटू में क्या लिखेंगे, LB को A लिख देते हैं, यहां पर लिख देंगे साइन थीटा। एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आया, इसको भी थोड़ी देर के लिए यहीं रोक देते हैं, अभी यहां पर इसे थोड़ी देर के लिए भी रोक दो। इसको एक और टर्म के साथ रिलेट कर लेते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। यहां से देखो,
अगला टर्म हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, उससे रिलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और अगर ये m लिखा जाएगा तो यहां से बताओ टॉर्क टाउ क्या बनेगा? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू लिखा जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं i इंटू ए को एक ब्रैकेट में कर लो और यहां पर b लिख दो, यहां पर लिखा जाएगा साइन थीटा बनेगा ना। तो यहां से टाउ की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? तो ये लिखेंगे mb, यहां पर लिखेंगे हम लोग साइन थीटा। तो ये स्केलर फॉर्म में निकल के आ जाएगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए हो तो वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, क्या होगा? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होती है? तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, अलग कलर से लिख लो, फाइनल फार्मूला आ गया है। अब यहां पर लिखा जाएगा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये लिखा जा सकता है। और अगर अगेन लूप के अंदर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर होंगे तो उस केस में क्या होगा? हम इसे मल्टीप्लाई करा लेंगे किससे? n के साथ, वो हमारे पास नेट टॉर्क निकल के आ जाएगा। तो जब भी कभी कोई लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसमें कुछ साइड होती है जिन पर फोर्स काम करता है और कपल ऑफ फोर्स, नेट फोर्स तो यहां जीरो है अभी भी, लेकिन नेट फोर्स जीरो होने के साथ उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट थी। देखो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग आ रही थी। तो जब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग निकल के आएंगे उस केस में क्या होगा? यहां पर कुछ ना कुछ टॉर्क बनेगा और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी लिखी जाती है? वो लिखी जाती है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, या टाउ इज इक्वल टू लिखा जाता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं। एम के बारे में हम लोगों ने अभी यहां पर डिटेल में बात की है कि एम कैसे डिफाइन किया जाता है, डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया कि m बाई एल जो होता है q बाई 2m के बराबर रहता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा भी हो। अब बात करते हैं इसके आगे, एनर्जी ऑफ डाइपोल, किसी डाइपोल की एनर्जी कितनी लिखी जाएगी? तो इसको ऐसे लिख देते हैं, जो फोर्स बना है यहां पर टॉर्क, टॉर्क टाउ जो निकल के आया है वो कितना बना है? एम बी, यहां पर क्या लिख देते हैं? साइन थीटा, ये तो निकल के आया। इफ, या ऐसे लिख देते हैं कि अगर हमारे पास यहां पर इस तरह का फील्ड दिया गया था, उस फील्ड को दोबारा बनाओ जो लास्ट में बनाया था, ऐसा फील्ड था, याद हो तो, अभी जो बनाया फील्ड ऐसा था, ये ऐसा फील्ड बना था, ठीक है। और इसके अंदर एक लूप रखा गया था, वो उसका ये पैटर्न हमें सिर्फ दिख रहा था, और बस बाकी की बातें यहां लिख लेंगे। यहां पर कुछ ऐसा है, लूप का पूरा प्लेन तो हमें दिख नहीं रहा, यहां पर आओ देखो, ये पूरा प्लेन तो दिख नहीं रहा था ना, तो इसी को दोबारा बना रहे हैं इधर। यहां पर ऐसा है, इसमें करंट इधर से इधर की तरफ जा रही थी, ऐसा हो रहा था, ये पॉइंट S था और ये पॉइंट P था, इस पर फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस पर फोर्स लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये लेंथ हमें दे रखी थी B, विड्थ थी तो B दे रखा था, यहां से P से लगा करके S तक की डिस्टेंस हमें B थी। अब क्या करना है, इसका जो प्लेन था वो कितना एंगल बना रहा था? वो थीटा एंगल बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा था। तो अगर ये थीटा एंगल पर रखा गया है तो इसको अगर हम रोटेट करवा देते हैं डी थीटा के साथ, तो अब इसे हम रोटेट करवाएंगे, ये जैसा रखा गया अब ऐसा नहीं रखेंगे, इसे हम रोटेट करवाते हैं, रोटेट करवा देते हैं। सपोज इसको रोटेट करवाया गया, कुछ ऐसा कर दिया गया, ये रोटेट हो गया। तो अगर ये रोटेट हो जाएगा तो उस केस में क्या लिख सकते हैं? अलग अलग वैल्यू देखो क्या बनेंगी। यहां पर ये S था तो अब ये चला आएगा यहां कहीं पर, और यहां पर पहले क्या था? P था तो P चला जाएगा अब यहां कहीं पर। इनके बीच का जो रोटेशन हो रहा है, अगर हम इसे d थीटा एज्यूम कर लेते हैं और यहां पर फील्ड इधर दिया गया है और ये इस प्लेन के साथ में कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर कोई लूप है और मैग्नेटिक फील्ड में डी थीटा एंगल से रोटेट करता है तो यहां पर वर्क डन क्या लिखा जाएगा? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन हम जानते हैं क्या लिखते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, और जब वो रोटेट कर रहा होता है तो उस केस में वर्क डन हम लोगों ने लिखना सीखा था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा लिखते हैं।
तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाउ, टाउ कितना है mb, और यहां क्या लिखा गया साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा डी थीटा बनेगा। सॉल्व कर दो इसे, तो यहां पर डी डब्ल्यू हो जाएगा 0 से लगा करके w तक, और यहां पर m और b तो कांस्टेंट है तो इनको बाहर निकाल लो, यहां बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक मान लेते हैं थीटा 1 से लगा करके थीटा 2 तक, ऐसा किया हम लोगों ने। सॉल्व करो तो यहां पर हो जाएगा w माइनस 0, इंटीग्रेट कर दो, इधर बन जाएगा mb बनेगा ना, और यहां पर लिखेंगे साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा, लिमिट लगेगी थीटा 1 से थीटा 2, निगेटिव बनता तो लिमिट हम लोग उल्टा करके रखते हैं, कैसे w इज इक्वल टू रखा जाएगा तो इसे लिख देंगे mb, यहां पर लिख देंगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बन जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा, किसका रिजल्ट है, वर्क डन का, इतना वर्क डन हमें करना होगा, ये इतना वर्क डन हमें करना होगा। अगर हम रोटेट करवाते हैं डी थीटा एंगल, मतलब थीटा 1 से थीटा 2, तो इतना वर्क डन करना होगा। तो डाइपोल की एनर्जी लिखी जाती है, वो कैसे लिखी जाएगी, तो डाइपोल की एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं, डाइपोल की एनर्जी, यहां पर एक अजम्पशन लिया जाता है थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा होता है, इस केस में जो u1 लिखा जाता है वो लिखा जाता है 0, ये अजम्पशन होता है हमारा, और उसके बाद में ये रेफरेंस कह सकते हो, तो उस केस में यहां से क्या निकल के आएगा, u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो u लिखा जाएगा यहां पर mb, और यहां लिखेंगे cos 90 माइनस कॉस थीटा 2 को थीटा लिख देते हैं सपोज, तो उस केस में u क्या निकल के आएगा माइनस mb, यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा, तो u निकल के आएगा यहां से माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास एनर्जी ऑफ डाइपोल, एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एनर्जी हो जाएगी। तो जितना वर्क डन होगा वो डाइपोल की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसी को हम डाइपोल की एनर्जी कहेंगे। एक्सप्रेशन कैसे आया वो याद रहना चाहिए, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डेराइव किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही चल रहा है। यहां पर देखो है वर्क डन इन रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वर्क डन भी तो इधर निकाल लिया है ना, कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन निकाल लिया। यहां फार्मूला लिखना चाहो तो लिख दो, क्या निकल के आया वर्क डन, W इज इक्वल टू mb, यहां पर क्या लिखा गया है कॉस थीटा 1, ठीक है, माइनस कॉस थीटा 2, ये वर्क डन निकल के आया जब हम लोगों ने पूरा प्रॉपर डेरिवेशन से किया, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है अल्टरनेट मेथड, अगर बात कर देते हैं एट थीटा 1, अगर बात करते हैं थीटा 1 पर, तो u1 जो लिखा जाएगा वो क्या लिखेंगे माइनस mb कॉस थीटा 1, और इसी तरह से लिख देते हैं एट थीटा 2, तो क्या लिखेंगे u2 इज इक्वल टू माइनस mb कॉस थीटा 2 बन जाएगा, बनेगा। तो थीटा 1 पर इतनी मतलब एनर्जी लिखेंगे, थीटा 2 पर इतनी लिखेंगे, तो चेंज इन एनर्जी बताओ, डेल्टा u इज इक्वल टू लिखा जाएगा u2 माइनस u1, u2 कितना माइनस का mb कॉस थीटा 2, और माइनस लगाएंगे माइनस mb, यहां पर कॉस थीटा 1 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये निकल के वही आएगा डेल्टा u या फिर u2 माइनस u1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा माइनस माइनस प्लस, तो देखो mb चला गया बाहर, यहां पर फिर से वही बन गया cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 निकल के आएगा। रिजल्ट्स सेम निकल के आएंगे, चाहे जो प्रोसेस लगा के करो सेम सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो जब भी कभी हमें वर्क डन निकालना हो कि वर्क डन कितना हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा, तो उस केस में हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला याद रखेंगे, वहां था PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यहां पर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 तो है, यहां पर 2 था, तो cos थीटा 2 तो है, लेकिन यहां पर PE की जगह पर MB लिखा गया है। तो ऐसे याद रखो, जहां जहां पर P था अब वहां पर हम लोग M लिखा करेंगे, जहां पर E था वहां पर अब हम B लिखा करेंगे, और जहां पर हमारे पास डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ करता था उसकी जगह पर हम मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। ये एनालॉजी है, ठीक है, एनालॉगस है दोनों एक दूसरे के साथ। तो W हो गए, यहां पर टाउ निकल के आ गया, कितना लगेगा,
यहां पर टाउ का प्रॉपर डेरिवेशन हो गया, फिगर कैसा था प्रॉपर समझा दिया है। अगला पॉइंट यहां पर आता है कि अगर हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि किसी कोई करंट कैरिंग लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उसकी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं। तो हमारे पास P जो निकल के आया है U का एक्सप्रेशन माइनस MB, यहां पर क्या निकल के आया है cos थीटा। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं ये रिजल्ट है, इसको बंद कर दो, इसी पर डिस्कशन चलेगा हमारा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो क्या लिखा जाएगा यहां से, u जो बन जाएगा वो लिखेंगे माइनस एम बी। ठीक है, और दूसरा केस बनेगा एफ थीटा इज इक्वल टू यहां पर 90 डिग्री, तो उस केस में u इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 0। ठीक है, अभी देखा भी। और यहां पर एफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस केस में u क्या लिखा जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस एम बी लिखा जाएगा। ये 3 अलग अलग केस डिस्कस किए, पॉइंट्स डाल के लिखना चाहो लिख लो A B C। अब इनको समझो कैसे क्या होगा इनका, कब वो स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा। तो एक बात देखो, वहां पर हम लोग क्या करते थे, कोई स्टेबल है या अनस्टेबल है, उस केस में ये लिखा जा सकता सीधे सीधे कि मान लेते हैं कि लूप ऐसा रखा गया था इस तरह से, तो इस पर फोर्स इधर लग रहा था, इस पर फोर्स लग रहा था अंदर की तरफ, रोटेट हो गया, तो रोटेट हुआ तो कुछ इस तरह का होगा ना, ऐसा रोटेट हो जाएगा। और रोटेट होने के बाद जब ऐसा होगा तो इस वाले पर फोर्स आप लोगों की तरफ और इस वाले पर फोर्स अंदर की तरफ आएगा, होगा ना। तो बताओ ये वाली कंडीशन स्टेबल है या नहीं है? है। ये फोर्स और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रहे हैं, एक ही लाइन से पास करेंगे। तो जब दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक ही से पास करेंगी तो यहां पर नेट फोर्स 0 आएगा, नेट टॉर्क भी 0 निकल के आएगा। तो इस पर फोर्स आपकी तरफ, इस पर फोर्स अंदर की तरफ आएगा। और इसका जो प्लेन होगा, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा होगा इसके साथ, तो इसका प्लेन इस मार्कर की डायरेक्शन में आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो अगर cos 0 बनता है तो उस केस में जो निकल के आता है इक्विलिब्रियम, उसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं हम इसे, इक्विलिब्रियम कहते हैं। और सेकंड केस में क्या होगा, जब ये पॉजिटिव निकल के आएगा तो इसे कहेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी समझते हैं स्टेबल और अनस्टेबल फिर से क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम। पहला केस तो देख लिया, ये अनस्टेबल क्यों होगा। अनस्टेबल का मतलब ये अभी ऐसे था ना, इस पर फोर्स आपकी तरफ लग रहा था, इधर वाले पर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था। सपोज ऐसा हो जाए, इस तरह से, कुछ इस तरह का हो जाए, मतलब हम ऐसा मान लेते हैं इस तरह से, ठीक, इस तरह से रखा गया। तो इस तरह से रखा जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा ना, इधर की तरफ आएगा, इधर मार्कर है तो एरिया वेक्टर उधर की तरफ आएगा और इसका फील्ड इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना, पाई का। अब ये बताओ हमें कि जो ये यहां पर फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है, इस वाले पर फोर्स, इस वाले पर फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा ना, और इस वाले पर अंगूठे वाले साइड पर फोर्स तो आपकी तरफ लग रहा, तो जरा सा टिल्ट किया, जरा सा इसको तिरछा किया, तुरंत घूम जाएगा ये। मान लेते हैं ऐसा है और जरा सा तिरछा कर दिया तो इस पर फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ, इधर वाले पर बाहर की तरफ, तुरंत घूम जाएगा ये। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। तो जब भी कभी स्टेबल अनस्टेबल दिया जाए, थीटा नहीं मेंशन किया गया हो, तो अगर स्टेबल कहते हैं तो थीटा ले लेना 0 डिग्री और अनस्टेबल कहते हैं तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ही 0 लिखी जाती है, तो वो कोई लॉजिक नहीं है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो यहां पर स्टेबल हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं कि एनर्जी यहां पर देखो निगेटिव है। कोई स्टेबल कब होता है, जब उसके पास एनर्जी लीस्ट हो, सबसे कम एनर्जी होती, तो ये एनर्जी कम, ये एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब ये स्टेबल और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। तो हो गया स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि वर्क डन का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि एनर्जी ऑफ डाइपोल कैसे निकालते हैं, और ये था कि अगर हम टॉर्क लिखना चाहें तो टॉर्क का एक्सप्रेशन अलग अलग टाइप में कैसे लिख सकते हैं। यहां से इसका डिस्कशन शुरू हुआ। कुछ क्वेश्चन यहां पर हैं, क्वेश्चंस को देखो। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, क्या है, ये कोई डिस्क है, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। ये कोई डिस्क दी गई है, इसकी रेडियस दे रखी है r, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मास दिया गया है m। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, और ये मास जो दिया गया है ये मास है, स्मॉल m लिख लो, स्मॉल m, ये क्या है, मास है, और ये है क्या, तो ये डिस्क है, नहीं रिंग मत समझना, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है। ये अपने एक्सिस के अबाउट, ये अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। यहां पर ये बताना है m/l का रेशियो कितना निकल के आएगा, ये बताना है। फाइंड m/l, m/l का रेशियो क्या निकल के आएगा, ये बताना है। ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये, और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या निकल के आएगा, ये क्वेश्चन है, होमवर्क है, होमवर्क है, ये ट्राई करना खुद से कैसा होगा। रिंग पर एलिमेंट लेना तो जानते हैं, मतलब डिस्क पर एलिमेंट लेना तो जानते हैं। हिंट ये है कि जब भी कभी एलिमेंट लेना हो किसी डिस्क के ऊपर तो क्या किया जाता है, सेंटर से r डिस्टेंस पर चले जाते हैं और एक dr विड्थ का एलिमेंट ले लेते हैं, ये एक dr विड्थ का एलिमेंट ले लेते हैं। और रिंग की वजह से सारे फार्मूले तो हम जानते हैं, अब इसे इंटीग्रेट कर देना 0 से लगा करके r तक, फिर m/l को देखना रिलेट करके कैसे निकल के आते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, देखो ये भी होमवर्क है। होमवर्क ऐसा दिया गया है कि इस बार ये कुछ इस तरह का एक प्लेन है, ये कोई ऐसा प्लेन दिया गया है, ऐसा ये हमारे पास प्लेन दिया गया है, ऐसा सही से बन नहीं रहा है, ये ऐसा कोई प्लेन दिया गया है, ठीक है। और इस पर एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है, यहां कहीं पर एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर की लेंथ दे रखी कैपिटल L, और इसमें I करंट फ्लो हो रही है, I करंट इधर की तरफ फ्लो हो रही है, और जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड साइड में है, B ऊपर साइड में है, ऐसा B ऊपर साइड में है, B ऊपर साइड में है, ठीक है। अब ये बताना है, यहां पर जो एंगल दिया गया है इंक्लाइंड है, थीटा है, इसकी लेंथ L दे रखी है, और इसका मास जो दिया गया है, मास वो कितना है, स्मॉल m दिया गया है। क्वेश्चन ये है, और इसमें इस पे वायर्स लपेटे गए हैं, क्वेश्चन को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इस पर वायर्स लपेटे गए हैं, कुछ ऐसे वायर्स, इसके ऊपर वायर्स लपेटे गए हैं, करंट आई है उन वायर्स में, कुछ वायर्स ऐसे लपेटे गए हैं। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स वो कितने दिए गए हैं, वो कैपिटल N दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट बतानी है फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसके इक्विलिब्रियम के लिए यहां पर करंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये फाइंड करना है, ठीक है। टॉर्क बैलेंस करना है, आना चाहिए, कैसे टॉर्क को बैलेंस किया जाता है वो सारी चीजें आनी चाहिए। और इसकी जो रेडियस दे रखी है दैट इज r, इसकी रेडियस दे रखी है r, लेंथ L है, मास m दिया गया, थीटा एंगल पर क्या करा, ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहता है, लेकिन हम इसे रोकना चाहते हैं, तो उस केस में ये वैल्यूज क्या क्या निकल के आएंगी वो एक्सप्रेशन बताना है। तो दो क्वेश्चन है जो होमवर्क हो गए। पहला ये क्वेश्चन हो गया कि एक डिस्क है जो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मास m और रेडियस r दे रखी है, कह रहे फाइंड द रेशियो ऑफ m/l कितना निकल के आएगा। यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन दिया गया, उस पर कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मतलब कोई कंडक्टर के वायर्स लपेट दिए गए हैं, और यहां पर मास m दिया गया, थीटा इंक्लिनेशन है इसका, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ रोल कर रहा है, तो नीचे की तरफ रोल करेगा, उसी को रोक देना है, रोलिंग रुक जाए, रोलिंग रुक जाए, उस केस में I की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये होमवर्क है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है।
तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीजों का डिस्कशन किया है यहां पर। अभी इसके बारे में आगे बात की जाएगी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लेकिन उससे पहले हमें टॉर्क निकालना आना चाहिए था। तो हम लोगों ने आज देखा मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, कॉन्फिगरेशन अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो अलग अलग इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं, कभी हाइपोथेटिकल करंट एज्यूम करनी पड़ती तो कर लेते हैं। फिर देखा डाइपोल की एनर्जी क्या होता है, रोटेट कराने में कितना वर्क डन किया जाता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ होमवर्क भी दिया। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, कैसे बनाया जाता है, और उसका अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्जन देखेंगे, जिसका प्रॉपर डिस्कशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो चुका है। तो यहां पर सिर्फ हम उतना पढ़ेंगे कि उसे बनाते कैसे हैं, उसे अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है उसका फार्मूला लिख करके हम यहां छोड़ देंगे, क्योंकि जितने पिछले साल के अब तक क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेन में, एडवांस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड वो सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन